हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। उम्मीद है आनुवंशिक कूट की विशेषताओं वाला जो हमारा लेक्चर हुआ था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसमें 20 अमीनो अम्लों के नाम बताए थे मैंने, और अमीनो अम्ल किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण करते हैं और उस प्रोटीन का कैसे हमारे शरीर में प्रयोग और किस किस रूप में प्रयोग होता है, इस बात को भी मैं पहले के लेक्चर्स में अच्छी तरह से आपको बता चुका हूं। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत अनिवार्य है। अब उसको पढ़ने के लिए आप इससे पहले वाले लेक्चर्स को अगर देख करके आए होंगे बेटा, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक हमने क्या जाना है कि डीएनए क्या है, डीएनए के प्रकार क्या हैं, आरएनए क्या है, आरएनए के प्रकार क्या हैं, किसमें यह आनुवंशिक पदार्थ है, क्यों इसे आनुवंशिक पदार्थ कहा गया, ये सारी बातों को हम समझ गए हैं। लेकिन आज जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसे समझना बेटा बहुत जरूरी है। यह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यह है क्या बेटा? यह है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया को अगर आप एक बार अच्छी तरह से समझ गए तो उम्मीद है आप इस टॉपिक को एग्जाम में भी आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पढ़ने की दृष्टि से जब भी बैठें तो बिल्कुल एकाग्र होकर के अपने चारों ओर एक पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट बना करके, वहां पर जब ऐसे करके आप बैठेंगे ना, तो आपको चीजें और अच्छी तरह से बेटा क्लियर हो जाएंगी। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठे, पेन कॉपी साथ में होना चाहिए। आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए, आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। इस समय आप रात में अकेले ही बैठते होंगे, इस समय आप अकेले ही रात में बैठते होंगे। मैंने कहा था अपने उस वीडियो में, जो मोटिवेशनल क्लास हुई थी, उसके साथ मैंने टिप्स भी आपको दिए थे कि किस प्रकार से हम अच्छी तरह से जग करके पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अपनी परेशानियों में हम अकेले ही होते हैं। तो वो बात जब रात में बैठते होंगे आप तो अच्छी तरह से समझ पाते होंगे कि हाँ, सब सो रहे होंगे और आप जग रहे होते हैं। सब सो रहे होते हैं और आप जग रहे होते हैं। आप अपने भविष्य को जगाने के लिए, आप अपने भविष्य को जगाने के लिए जग रहे हैं। मतलब सब सो रहे हैं और आप जग रहे हैं, क्योंकि जो भविष्य में आने वाला जो भविष्य है ना, वो कहीं सो ना जाए। तो आज तो आपको जगना पड़ेगा। जब आज आप अच्छी तरह से जग करके अपने लिए मेहनत करेंगे, तब जाकर के आने वाला जो भविष्य है वो सोएगा नहीं, वो सोएगा नहीं और आपको उज्जवल भविष्य अवश्य देगा। तो मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, जुटे रहिए, करते रहिए इस अपने कार्य को और भी अच्छी तरह से, और एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी बेटा। तो चलते हैं अपने लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे ये फिंगरप्रिंट क्या है। ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है, फिंगरप्रिंट। हम जानते हैं कि सभी के उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। हाँ, कई बार एक्सेप्शन मान लिया जाता है, जैसे कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस ना हो, यानी समयुग्मजी अगर जुड़वे होंगे तो उनमें यह संभावनाएं हो सकती हैं कि उनके फिंगरप्रिंट्स भी क्या करें, मैच करेंगे, और मैच करते हैं। कई बार जब नहीं मैच करते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, वातावरणीय परिस्थितियां हो सकती हैं उसका कारण कि उनका मैच ना करें। ठीक है, जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप में, यानी फिनोटाइप में अंतर हो सकता है, बाहर से अंतर हो सकता है। तो हो सकता है कभी ऐसे स्थितियां उत्पन्न हो जाए। ठीक है, वो वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा बेटा, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। वरना सभी के फिंगरप्रिंट स्पेसिफिक होते हैं। आप जानते हैं आधार जब आपने बनवाया होगा तो उस समय आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए होंगे, याद है आपको? अब जिनको याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि हाँ सर मुझे याद है कि आधार कार्ड, अभी तुरंत लिखेंगे कि हाँ सर मुझे याद है कि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट लिए गए थे। और क्या लिया गया था? आंखों को स्कैन किया गया था, यानी फिंगरप्रिंट प्लस आईज, आईज को भी स्कैन, एक ऐसे डब्बे जैसा लगा दिया गया होगा और उसमें बोला गया होगा कि आप आंखों को ब्लिंक करके रखिए और ब्लिंक करने के बाद ऐसे खोल के रखिए। आंखों को स्कैन किया जाता है। तो आंखों का, इसका मतलब है कि आंखों का पैटर्न भी बेटा क्या होता है, सबका अलग होता है। जितने भी लोग हैं सभी के आंखों का पैटर्न क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब आंखें भी आइडेंटिफिकेशन है। फेस लॉक लगाते हैं ना, आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, देखिए कैसे फेस लॉक खुल जाता है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है
कि फिंगरप्रिंट जो होते हैं ना वो आंखों के लिए, जैसे कहते हैं आंखों का भी एक प्रिंट है और फिंगर के भी प्रिंट है, वैसे क्या ये फिंगरप्रिंट पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, एक और है जिसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब डीएनए भी एक ऐसा प्रिंट है, ऐसा नहीं है कि डीएनए को फिंगर पे प्रिंट कर दिया जाएगा तो उसे डीएनए फिंगरप्रिंट, मतलब डीएनए स्ट्रक्चर बना लिया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया। नहीं बेटा, वो क्या है, डीएनए भी एक क्या है, हमारी पहचान है। उसे ही करने के लिए, भाई उसी को बताने के लिए, समझाने के लिए मैं आया हूं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वो भी हमारी एक क्या है, पहचान है। तो सबसे पहले हम इसके परिचय पर जाएंगे कि कौन है, किसने किया था। तो सबसे पहले इसकी जानकारी लेंगे। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या लिखता हूं मैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग। अच्छा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जब हम बात करते हैं तो कहेंगे, अच्छा फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं या अंगुली छाप बोल दो, अंगुली छाप। आप दोनों ही नाम ले सकते हैं, आप दोनों ही नाम इसके ले सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप। सबसे पहली बात ध्यान दीजिए इस बात को कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया था एलेक्स ज़ेफरी ने। देखिए, आपको डेट अगर कहते ना, ईयर अगर इधर उधर वेरिएट करे तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। हम 1985 की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? 85 की। अब गूगल पे जाकर के 84 मिल जाए, 85 मिल जाए, 86 मिल जाए तो ज्यादा आप परेशान मत होइएगा। तो हम ज्यादा स्पेसिफिकली, ज्यादा एक्यूरेट जिसे मानते ना, तो कहेंगे कि 1985 में, तो हम कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले, ठीक है, क्या लिखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, फिंगर प्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले एलेक्स ज़ेफरी ने, क्या लिखेंगे? एलेक्स ज़ेफरी ने। नाम लिखे दे रहा हूं रेड पेन से, यानी रेड कलर से। क्या लिखेंगे? एलेक्स, अरे हिंदी में लिखे देता हूं, है ना। क्या लिखेंगे? एलेक्स, ठीक है, ज़ेफरी ने। क्या कहेंगे? एलेक्स ज़ेफरी ने, एलेक्स ज़ेफरी ने सबसे पहले एलेक्स ज़ेफरी ने बताया था, ठीक है, एलेक्स ज़ेफरी ने बताया था। तो कहेंगे सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि क्या एलेक्स ज़ेफरी ने। ध्यान से इधर देखिए, इनके हाथ में कुछ आपको प्रोब दिखाई दे रहे होंगे, VNTR दिखाई दे रहे होंगे। अभी मैं चर्चा करूंगा इस पर भी कि ये क्या चीजें हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है एलेक्स ज़ेफरी। ये क्या है? एलेक्स ज़ेफरी। ये उन्हीं की तस्वीर है जिस समय वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया कर रहे होंगे। आपको देख करके और भी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, है ना। ये क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है। ये महान वैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिएगा। अच्छा, कुछ बातें और मैं बताता हूं। यहां पर ध्यान रखिए कि इसे क्या, अब सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्ति का 99.9% डीएनए एक समान होता है, एक समान होता है। मतलब सभी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं, अगर मैं कहूं बेटा, अगर मैं कहूं कि मेरा डीएनए आपसे कितना मैच करेगा, भाई आप तो मेरी संतान में नहीं, और मैं कहूं कि मेरा डीएनए आपसे कितना मैच करेगा, तो 99.9%, मतलब 0.1% ही डिफरेंस होगा। अब आपको लग रहा हो कि 0.1 कितना बचेगा। अब आप सोच लीजिए कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर जो हो ना, वो करोड़ों में हो, अरबों में हो, करोड़ों या फिर अरबों में हो, तो उसका 1% निकालेंगे ना,
तभी भी वो लाखों करोड़ों में निकलेगा जाकर 0.1%, तभी भी वो लाखों में निकलेगा जाके, करोड़ों में निकलेगा जाकर के, अरबों खरबों में अगर हो, ठीक है। तो उस 0.1% को आप छोटा नंबर मत समझिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे सभी प्रत्येक व्यक्ति का 99.9% डीएनए एक समान होता है, एक समान होता है। तो लिखेंगे केवल 0.1% या प्रतिशत भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं बेटा, मेरे में और आप में विभेद किया जा सकता है। उसी 0.1% के माध्यम से क्या किया जा सकता है, मेरे और आप में अंतर बताया जा सकता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, उसी के जिसके द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, अंतर स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक से दूसरे व्यक्ति में क्या किया जा सकता है, अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब इसके आगे ये बात मैंने आपको बता दी है, इनको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इनको, ठीक है। अब कहेंगे कि हाँ, तो मैंने क्या क्या बताया, देखो इन दोनों बातों को बताया, इन दोनों बातों को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, यानी 0.99.9% और 0.1%, इन दोनों चीजों को आप याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे चिंपैंजी वगैरह को बेटा जानते होंगे आप, चिंपैंजी वगैरह से, चिंपैंजी और गोरिल्ला, मतलब 98% डीएनए उनसे मैच करता है। मतलब मैं अपनी बात अगर करूं तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन चिंपैंजी और गोरिल्ला से अगर आप मैच करते हैं ना, तो उनसे भी हमारा 98% हमारा डीएनए मैच करता है। उनसे हमारा कितना, 98%, मतलब 2% डीएनए का अंतर है। लेकिन आप 2% को भी कम मत समझिए, अगर आप उसको हल्के में ले रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि गई भैंस पानी में। तो मैंने बता दिया है उसका कि करोड़ों अरबों की, अगर करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में होना, तो उसका 0.1% भी बहुत हो गया बेटा, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो कहेंगे भारत में, कहेंगे क्या बेटा, भारत में, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे भारत में, इसके लिए बेटा डबल स्टार लगा लीजिएगा और इस पर लिख लीजिएगा SK डबल स्टार, ठीक है, इस पर लिख लीजिएगा। नोट्स को जब बनाइएगा अच्छी तरह से शिद्दत से बनाइए, हर एक चीज को उसमें लिखिए, कहां पर क्या सर ने बता के रखा है वो हर एक चीज उसमें डिनोट करना है, लिखना है, और अच्छी तरह से, तो आप और अच्छा कर ले जाएंगे बेटा, और अच्छा कर ले जाएंगे। जिन चीजों को समझ रहे हैं, समझ करके लिखेंगे ना, तो वो चीज आपके माइंड में जाती है। कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर बिल्कुल एकदम पढ़ने के मूड से बैठा करिए मेरी क्लास में, वरना यहां से भी मैं डांट सकता हूं, यहां से भी चांटा खींच के मार सकता हूं, ये समझ लो। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब कह रहे होंगे सर ऑनलाइन क्लास में भी डरा रहे हैं, क्लास में भी डराते हैं, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी डरा रहे हैं। अरे डराएंगे बेटा, डराएंगे, परेशान मत हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो कहेंगे भारत में इस तकनीक को हाँ ठीक लिखा है, तकनीक को इनका भी नाम लिख देते हैं ना, बुरा मान जाएंगे नहीं तो भाई। डॉक्टर अरे ले डॉक्टर लालजी सिंह तथा वी के कश्यप, तथा वी के कश्यप ने विकसित किया था, विकसित किया था।
अच्छा, ये समय लगभग 1986 का था, ये समय लगभग 1900 कब का था, 1986 के बाद, यानी उसी के 1 वर्ष के बाद। ठीक है, तो इसको ज्यादा आप लाइटली नहीं, मतलब ज्यादा आप डार्कली नहीं लेंगे, है ना। तो इस बात को भी, लेकिन आप एक बार याद रखेंगे, चीजों को याद रखेंगे। एक बार जैसे देखा होता है ना, सुना होता है, तो वो समझ में आता है कि हाँ, कि इसको मैंने कहीं पर पढ़ के रखा है, कहीं पर सुन के रखा है। फिर इसके बाद हम कहेंगे, ये बात तो हो गई भाई, भारत में इस तकनीक को किसने विकसित किया था, डॉक्टर लालजी सिंह तथा वीके कश्यप ने इसको विकसित किया था। अब देखिए, हम इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अब इस प्रक्रम को समझेंगे, क्या समझेंगे, इस प्रक्रम को समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है और किन किन चीजों से की जा सकती है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे की जाती है। तो अब हम समझेंगे क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया, क्या समझेंगे, डीएनए फिंगर ऐसा करते हैं, दूसरे वाले पेज पे लिख देते हैं ना, ज्यादा सही रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपका। चलते हैं अगले पेज पर। तो हम कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, सॉरी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की प्रक्रिया। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि शुरुआत का जो पार्ट आपका है, अगर उसे आपने अच्छी तरह से नहीं समझा तो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं बेटा, और वो मैं होने नहीं दूंगा, वो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। अब समझिए, आप जब आप इस पार्ट को लिख रहे होंगे तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि बेटा अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए उस बात को। मैंने कहा था कोशिका होगी, ध्यान आ रहा है कुछ, कोशिका का चित्र भी बनाया था। कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जाल, क्रोमैटिन जाल पर डीएनए के छोटे छोटे कण चिपके रहते हैं। डीएनए के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। बेटा अभी भी समझा रहा हूं, 80 नाउ लास्ट 80 डेज स्ट्रैटेजी बना लीजिए। ये 80 दिन को आप चाहें तो 160 दिन में परिवर्तित कर सकते हैं, और वो आपके अंदर एबिलिटी है, वो आपके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, मैंने तो कई सारे अपने टाइम में अपने गाने भी सुने हैं। तो भैया एक तो मैं वो भी सुनता था, मैं कहता था कहने को जर्रा है तू लोहे का छर्रा है तू। ये समझ लीजिए आप, कर हर मैदान फतेह, और ये मैदान भी आपको फतेह करना है बेटा। और जिस दिन वो करना आपने सीख लिया, ये जहां से अगर आज आपने वो एनवायरमेंट अपने पास क्रिएट कर लिया, इस एनवायरमेंट की आप धीरे धीरे आदत डाल लीजिए, और तब तक ये आदत डाल लीजिए जब तक आप सफल ना हो। ठीक है, असफलता एक चुनौती है, इसको तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लिख लीजिएगा ऊपर कि मैं कोशिश करूंगी या करूंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे पढ़ते रहेंगे, जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे मेरे साथ, तो पक्का है वहां तक जरूर छोड़ करके आऊंगा जहां तक आपको सक्सेस मिलती है, आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे अच्छी तरह से बेटा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं आपको समझाता हूं ना, चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूं। ठीक है, तो हम कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर, इन केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन जाल पर डीएनए के छोटे छोटे खंड लगे होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंड। तो अब कहेंगे क्या कि यानी कि इस बात को याद रखिए आप कि जब हम डीएनए की बात करेंगे तो केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। डीएनए कहां पाया जाता है, तो सबसे पहली बात कुछ नोट पॉइंट जरूर ऐड कर लीजिएगा, यानी ये बात जरूर हम कहेंगे डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है।
हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं तो उनका सेल्फ डीएनए भी होता है, खुद का भी डीएनए होता है, लेकिन हम कोशिका स्तर पर बात कर रहे हैं, हम कोशिका स्तर पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग ऐसा नहीं कहिएगा कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का भाग नहीं है, वो मुझे भी पता है बेटा, ठीक है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्तर पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इसका अर्थ क्या है, यह बात मैंने क्यों लिखी, यानी कि जिन कोशिकाओं के पास केंद्रक नहीं होगा उनसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं की जा सकती। तो अगला पॉइंट लिखेंगे आप, ध्यान रखना बेटा, वरना मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, आप ऐसे ही बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाएंगे आप अगर ध्यान नहीं देंगे कि मैं क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं और किन किन चीजों पर आपसे चर्चा कर रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी भी कह रहा हूं, आप लोगों को पकड़ के हिला के कह रहा हूं कि भैया उठ जाइए, नहीं तो किस्मत सो जाएगी, और क्या आज नहीं उठे तो किस्मत आपकी सो जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या होगा, डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अब हम कहेंगे कौन सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती। भाई आपने आर यहां पर लिखेंगे आरबीसी, आरबीसीज है ना, के अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आरबीसी के अंदर केंद्रक क्यों नहीं होता। देखिए ये तो बात आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, जब आपको ब्लड पढ़ाया गया होगा, ब्लड के टाइप्स वगैरह पढ़ाए गए होंगे, तो वहां पर भी आपने अच्छी तरह से उनके बारे में समझा होगा। वहां पर जब आपने चर्चा की तो इस बात को समझा होगा, भाई आरबीसी का काम क्या होता है। आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है विद द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में, या कहेंगे हीमोग्लोबिन की सहायता से, जो कि वो परिवहन में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन होता है। यदि उसके अंदर कोई ऑर्गेनल पाया जाता आरबीसी के अंदर, तो वो खुद भी तो ऑक्सीजन का यूज कर लेता कि नहीं कर लेता। तो मतलब ही क्या रह गया कि वही बात हो गई ना कि शेर को थमा के गए हैं, बकरी भैया देखे रही ना, ठीक है। जब तक आप वापस आएंगे तब तक वो नमः शिवाय डकार लेगा आराम से, और आके वापस कहेंगे कहां गई, तो कहेगा तुम बेवकूफ हो क्या है, तो वो मत हाल करिए आप, ठीक है ना। तो वही बात है, आरबीसी के पास अगर अन्य ऑर्गेनल होते, अन्य कोशिकांग होते, तो वो क्या कर लेता बेटा, वो ऑक्सीजन का यूज कर लेता। इसलिए हम क्या कहेंगे कि वहां पर सारे के सारे ऑर्गेनल को हटा दिया गया, कि बोला गया आरबीसी तुम सुनो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो, और तुम भी ध्यान से मेरी बात को सुनो। कोई भी ऑर्गेनल नहीं आरबीसी के पास, उससे बोला गया तुम्हारा सिर्फ एक काम कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना है। अब फूफा जी वाला हाल है, फूफा जी बस देख रहिएगा इधर उधर से कोई भी खाने के लिए छूट ना पाए, लेकिन फूफा जी की सेवा नहीं हुई ना बारात में, तो फिर समस्या है, ठीक है। तो वही वाला है, तो आरबीसी के साथ फूफा जी वाला हाल है कि भैया देखे रहिए। तो यहां पर कहेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसको यही काम दिया गया, भैया सबको देखे रहिएगा, सबको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, सारी सेल्स को ऑक्सीजन मिलना चाहिए, और उनका कार्बन डाइऑक्साइड समेट करके वापस भेज दें, जो कि एनवायरनमेंट में चला जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेंगे, और हम उनसे क्या ले लेते हैं, ऑक्सीजन। आप फोटोसिंथेसिस को भी पढ़े होंगे, तो इस हिसाब से चलता रहता है सारा प्रोसेस। तो हम कहेंगे डीएनए के पास केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, सॉरी डीएनए केंद्रक के अंदर पाया जाता है, और आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे यहां पर कहेंगे इनसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, अरे बाप रे, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नहीं की जा सकती है। ओके बेटा जी, तो यहां से क्या कहेंगे, आरबीसी से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग
नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर केंद्रक की उपस्थिति नहीं होती। इसलिए किसका चुनाव करेंगे? WBC का चुनाव करेंगे। उठा के आप अनसॉल्व को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें से ऑप्शन में आएगा ये क्वेश्चन कि किन कोशिकाओं से DNA फिंगरप्रिंटिंग नहीं की जा सकती है। तो वहां पर RBC जहां हो वहां पर टपाक बोला तो क्लिक करिए, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब हम पूरी प्रक्रिया को वहां पर समझेंगे। वहां पर हम क्या करेंगे? पूरी प्रक्रिया को वहां पर समझेंगे। तो वहां पर होगा क्या, ठीक है, एक बार दोबारा यहां पर क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं, ठीक है। DNA फिंगर, अरे वो पूरी हेडिंग पड़ी हुई है, आप ऐड कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेंगे बेटा? हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? हम सबसे पहले लेंगे सैंपल। हम सबसे पहले क्या लेंगे? सैंपल। ये ले लिया हमने सैंपल, ये देखिए, ये हमने बना लिया सैंपल एक, ठीक है, ये हमने एक सैंपल बना लिया। अब इस सैंपल में हम थोड़ा सा ब्लड एकत्रित कर लें। क्या एकत्रित कर लें? अच्छा, थोड़ा सा ये बना दिया हमने लाइन, और उसके बाद भर लेते हैं इसको, रंग बिरंगा संसार कर देते हैं। आ जाओ बेटा, ये लो, ये आ गया ब्लड। वाह क्या बात। अब देखिए, फिर इसके बाद हमने क्या ले लिया? ब्लड ले लिया। अब ब्लड लिया, ब्लड के पार्ट में से अभी आपको बता चुका हूं क्या होना है क्या नहीं होना है, वही उसमें से क्या करेंगे? अब यहां से ब्लड में से क्या किया जाएगा? ब्लड में से क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा किसको? DNA को। क्या किया जाएगा? DNA को बाहर निकाला जाता है। ये क्या करेंगे? ये DNA को बाहर निकाल लिया जाता है। अभी और बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लड से नहीं, कई और चीजों से भी DNA फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है, ठीक है। जैसे क्या क्या सैंपल होना चाहिए, क्या क्या सैंपल होना चाहिए, सैंपल की भी अभी चर्चा कर लेंगे, है ना। तो पहले पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। पिछली वाली स्लाइड पर यहां पर अभी मैं आपको सैंपल लिख दूंगा, यहां पर जगह खाली है, अभी सैंपल बता दूंगा कौन कौन से सैंपल का प्रयोग किया जा सकता है। तो पहले हमने जो भी सैंपल हमें मिला है, जिस सैंपल का हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम सैंपल को लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से हम DNA को पृथक कर लेते हैं। उसमें से हम क्या करेंगे? DNA को क्या कर लेंगे बेटा? पृथक कर लेंगे। इस बात को भी मैं लिख दूंगा, परेशान मत होइए, इसको लिख दूंगा मैं। फिर इसमें क्या करेंगे? फिर इसका, अब देखिए, इसकी कई सारी प्रतिलिपियां बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका PCR भी कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? PCR कर सकते हैं। अगर PCR नहीं करना है, जरूरत पड़ी तो PCR करेंगे, जरूरत पड़ी तो PCR करेंगे। कई प्रतियां बनाने के लिए हम PCR कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट स्टेप में इसके क्या कर देंगे? DNA के छोटे छोटे खंड कर देते हैं। DNA के क्या कर देंगे? हम छोटे छोटे खंड कर देते हैं। और DNA के छोटे छोटे खंड करने के पश्चात इसमें क्या करेंगे? इसको किसकी सहायता से करेंगे? इसको करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित एंजाइम की सहायता से इसे काट लिया जाता है। इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको आणविक कैंची कहा जाता है। इसका एक और नाम लिख सकते हैं आप ऐसे करके मैं लिखे दे रहा हूं, इसे लिखे दे रहा हूं, आणविक कैंची, यानी मॉलिक्यूलर सीजर भी इसको कहते हैं, ठीक है बेटा, याद रखिएगा इसे आणविक कैंची, हाँ ठीक है, कैंची इसको लिख लीजिएगा ठीक से, है ना, की सहायता से क्या कर लिया जाएगा? कट कर लिया जाता है। अच्छा, कट करने के बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? अगले स्टेप में इसका कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी विद्युत कण संचलन, यानी वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन कराएंगे। अब वैद्युत कण संचलन में क्या किया जाएगा भाई? इनको सबको ऐसे व्यवस्थित कर लिया जाता है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके व्यवस्थित कर लिया जाता है, ऐसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इनको किया जाता है, ठीक है। इनको आवेशित कर दिया जाता है इसे, ठीक है, इसे क्या कर दिया जाता है? बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इसे बैटरी से क्या कर दिया जाता है? एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक बैटरी से क्या कर दिया जाएगा? बैटरी से इसे जोड़ दिया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज ऐसे करके जोड़ दिया जाता है। तो डीएनए का जितना छोटा खंड होगा उतनी दूर तक जाता है, डीएनए का जितना छोटा खंड होगा उतनी दूर तक क्या करेगा? जाएगा।
फिर क्या करेंगे अगले स्टेप में नायलॉन की शीट ली जाती है, ठीक है, कहेंगे नायलॉन की सीट पर स्थानांतरित कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर नायलॉन की नहीं प्रयोग करना है तो आप याद रखिएगा इसमें एक और सीट का हम प्रयोग कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट्रोसेलुलोज। एक और सीट का प्रयोग करेंगे नाइट्रोसेलुलोज का भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा उसको बढ़ा के उधर के साइड में लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, है ना, यानी नाइट्रोसेलुलोज दोनों का, या ऐसे बना करके इसको एंड कर देते हैं ना, इसको एंड की तरह बना देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन की शीट पर क्या कर लेंगे, स्थानांतरित कर लेंगे। अब नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की शीट पर जब हम स्थानांतरित करते हैं तो क्या होगा भाई, ये हमने ले ली सीट, ये हमने ले ली क्या सीट, ठीक है। सीट पर स्थानांतरित करने के बाद ये आगे प्रोब, ठीक है, ये आगे। अब इनके साथ किसको रख दिया जाएगा, ये जो है इनको, यानी ये है रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थ। इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को इसके साथ रख दिया जाता है, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को इसके साथ क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और फिर इसे क्या किया जाता है, फिर इसे क्या किया जाता है, एक्स रे किरणों से गुजारा जाता है। अब इसके साथ क्या किया जाता है, एक्स रे किरणों से इसको गुजारा जाएगा, तो उसके बाद अंततः यहां पर आपको कंप्यूटर पर, जो कंप्यूटर होगा ना, उस कंप्यूटर पर आपको क्या दिखाई देगा, हाँ बेटा, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके अलग अलग प्रोब आपको नजर आएंगे। इनको बोलते हैं VNTR। क्या बोलते हैं इनको, VNTR। याद रखें इस VNTR के लिए हम क्या बोलेंगे, कुछ तो बोल दें इसके लिए, हम इसको बोलते हैं क्या, वेरिएबल नंबर ऑफ, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडुम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडुम। और R का मतलब होता है बेटा क्या, रिपीट, ठीक है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। अब देखिए, अब यहां पर कहेंगे कि ये वाला जो प्रोसेस, उम्मीद है आपकी ये वाला प्रोसेस पूरा समझ में आया होगा। अब यहां पर मैं कह रहा था कि आपको सैंपल बता दूंगा, आपको क्या कर दूंगा, सैंपल बता दूंगा। तो देखिए यहां पर सैंपल क्या क्या ले सकते हैं, यानी कि यहां लिखेंगे सैंपल, क्या लिखेंगे, सैंपल। सैंपल में किस किस चीज का हम प्रयोग कर सकते हैं उस चीज को समझिए आप अच्छी तरह से। जैसे मैंने आपको बताया, पहली बात क्या ले सकते हैं, नंबर 1 पर कहेंगे रक्त ले सकते हैं, यानी ब्लड ले सकते हैं। नंबर 2 पर क्या ले सकते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल, ठीक है, बाल ले सकते हैं। हेयर फॉलिकल के साथ होना चाहिए, जैसे वो खड़े हुए बाल होते हैं ना वैसे, ठीक है। नंबर 3 पर कह सकते हैं कि त्वचा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, त्वचा ले सकते हैं। नंबर 4 पर लार ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 पर पसीना ले सकते हैं, नंबर 6 पर मूत्र ले सकते हैं, ठीक है। नंबर 7 पर क्या ले सकते हैं कि मूत्र के अलावा मल के द्वारा भी हो जाता है। 8 पर शुक्राणु भी लिया जा सकता है, शुक्राणु से भी हो जाएगी, ठीक है। और नंबर 9 पर क्या लिखेंगे, अंडाणु भी हो सकता है, ठीक है, अंडाणु भी हो सकता है, ठीक है। 10 पर एक और लिख लीजिए, है ना, 10 पर नेल्स वगैरह, नाखून जिसको बोलते हैं, ठीक है, नाखून वगैरह भी हो सकते हैं, उनसे भी क्या की जा सकती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है।
इतनी चीजों से डीएनए फिंगरप्रिंट, इनके अलावा भी कई होते हैं जिनसे क्या किया जा सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया मेन जो आपके मेजरली इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखा होगा सीआईडी वगैरह जब देखते होंगे ना, तो उसमें क्या होता है, बताते हैं कि हाँ ऐसे और इसकी क्या किया जाए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराया जाए जिससे वो मैच कराए जाएंगे। अभी वो भी आपको बताऊंगा, अगर रुको जरा सब्र करो, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कहेंगे सर जी इतना टाइम हो गया, अभी बता रहे हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बेटा लॉन्ग प्रोसीजर है। अब ये समझिए कि तब से आप कितना समझे हैं बैठ करके, ये बात तो समझिए। आप इस चीज को समझेंगे ना तो लेक्चर अटेंड करने में बोरिंग नहीं महसूस होगी, यानी बोरियत नहीं महसूस होने वाली। आपको लगेगा अच्छा, ऐसा लगेगा अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है। मैंने यही बोला था कि आप अपने अंदर क्या लेकर के आइए, इंटरेस्ट लेकर के आइए, जिससे आप और अच्छा धीरे 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 और अच्छा करते हुए चले जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए जिसको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और अब उनको बायोलॉजी में समस्याएं धीरे धीरे कम होती नजर आ रही हैं। यदि ऐसा हो रहा है आपके साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि सर अब हमारी समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं और हमें पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है बेटा, तो अब करेंगे, अब देखेंगे, अब कुछ और भी ध्यान दीजिए। मैं आपके लिए कुछ और भी आज लेकर के आया हूं, ध्यान दीजिए इस बात को। जो मैंने आपको बताया वो प्रोसीजर समझिए। हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन। हमने क्या किया, एक्सट्रैक्शन। अगर इंग्लिश में ना, मैं आपको हिंदी में समझा चुका हूं, है ना। पृथक किया, पृथक करने के बाद एक्सट्रैक्शन, एंडोन्यूक्लियस, डीएनए सैंपल को कट कर लिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफर ऑन द मेम्ब्रेन, यानी नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन की शीट पर। ज्यादा जल्दी बोल गया तो फिर से देख लीजिए। एक्सट्रैक्शन, ब्लड से क्या किया, निकाला डीएनए को, डीएनए सैंपल को निकालने के बाद उसे कट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से हमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लिया बेटा, तोड़ लिया। तोड़ने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, विद्युत कण संचलन कराया और वहां पर फिर उसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लिया। जब मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर किया फिर इंक्यूबेशन पीरियड, मैंने बताया था एक्सरे किरणों से, फिर उसे क्या किया जाएगा, इनके देखे जाएंगे VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो वहां पर बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं, तो मैं बोलता हूं नहीं यहां पर कोई भी बच्चे नहीं होते। तो बोलते सर थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए बैठता होगा कि कोई नहीं है, पढ़ाना है, सिर्फ कैमरे से बात करनी है। और ये बात सच है बेटा कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं और कोई भी क्लास में नहीं बैठा है और वहां पर भी मुझे पढ़ाना है कि कोई भी क्लास में ना बैठा हो, फिर भी आपको बोलना है और आपको समझाना है। मेरी ऑडियंस ये कैमरा है, तो प्लीज मतलब इतनी मेहनत के लिए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप कर ही सकते हैं, तो उतना आप मेरे लिए कर दिया करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने प्रोब जो बताए थे, ध्यान दीजिए कि कैसे मैच कराया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी जगह से, किसी क्राइम सीन से, किसी भी क्या क्राइम सीन से क्या मिला है, किसी भी क्राइम सीन से कोई भी ऐसा सैंपल मिला है जिससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, मतलब उसी ने मर्डर किया है, उसी ने क्या किया है, मर्डर किया है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये क्राइम सीन से जो मिला ये सैंपल है, 3 ये सस्पेक्ट है जिन पर ये क्या है, संदिग्ध, यानी इनको मतलब इन पर शक है, इन पर क्या है, शक है। अब कैसे मैच किया जाता है, जब इनके 1 2 3 आपको लोकस दिखाई दे रहे होंगे, लोकस नंबर 1, लोकस नंबर 2 और लोकस नंबर 3। अब ये लोकस क्या है, लोकेशन जिसको बोलते हैं, स्थान जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सस्पेक्ट नंबर 1, अगर इसका टेंडम मैच किया जाए तो ये वाला टेंडम मैच कर रहा है, लेकिन नीचे वाला टेंडम अगर दोनों को देखा जाए तो ये टेंडम नहीं मैच कर रहा है। इसको अगर देखा जाए तो ये भी टेंडम ऊपर वाला मैच कर रहा है, ये नीचे वाला मैच कर रहा था, ये वाला ऊपर वाला मैच कर रहा था, इसमें भी ऊपर वाला मैच कर रहा है और इसमें नीचे वाला मैच कर रहा है। मतलब हम देख रहे हैं टेंडम नहीं मैच कर रहे हैं। ठीक है, दोनों टेंडम नहीं मैच कर रहे हैं। फिर इसको देखते हैं तो ये भी टेंडम मैच नहीं कर रहे हैं, इसके दूर दूर टेंडम है, ये तो पास है, ये भी पास है, लेकिन ये क्या है, दूर दूर, और ये क्या है, पास है। हमें अन्य से कोई मतलब नहीं, इनसे मैच कराना है। लेकिन जब हम सस्पेक्ट नंबर 2 को देखते हैं, बेटा ध्यान से देख रहे होंगे, पहले ही आपको समझ में आ गया होगा, कह रहे हैं सर जी हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक वाला बटन ठोक दें। ठीक है, तो हम कहेंगे ये वाला, अगर आप इसको देखें, है ना, अगर आप इसको देखें तो ये वाला मैच कर रहा है, आपको ये वाला मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला मैच कर रहा है और ये वाला मैच कर रहा है। आ बेटा आ, तुम्हारे ऊपर कायदे के पट्टे चलते हैं तुम्हारे ऊपर, है ना। यानी कि यही क्या है, सस्पेक्ट नंबर 2 जो है उसी ने उस मतलब उस क्राइम को, है ना, पूरी तरह से अंजाम दिया है। ठीक है, उस क्राइम को पूरी तरह से अंजाम दिया है। तो
आप लोग भी मत बन जाइएगा सस्पेक्ट नंबर, है ना 2, ठीक है। तो अब कहेंगे क्या, अब लास्ट हेडिंग आज की हमारी, कहेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। यह पूछा जाएगा आपसे, हो सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना अगर पूछा गया तो उपयोग पूछ लिया गया। बेटा जिस दिन पेपर में आप देख लेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो कहेंगे अरे ये तो सर की क्लास में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस दिन में मन करेगा अरे वाह सर जी क्या बात है, आपने बताया भी था और आ भी गया, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में से डाल लीजिए। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग, लिखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या बेटा, उपयोग। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या क्या उपयोग किया जाता है उस चीज को हम समझ लेते हैं, ठीक है। उस चीज को हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अब इसको भी आप अच्छी तरह से नोट करके रखिएगा बेटा। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्ति की पहचान करने में, व्यक्ति की पहचान करने में, पहचान करने में, है ना। नंबर 2 पर लिखेंगे अपराधियों को पकड़ने में। भाई अपराधियों को, भाई किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किसी की व्यक्ति की क्या कर सकते हैं हम, पहचान कर सकते हैं, और अपराधियों को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। यानी लिखेंगे अपराधियों को पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, ठीक है, ठीक। नंबर 3 पर क्या लिखेंगे, मृतक व्यक्ति की पहचान करने में, मृतक व्यक्ति की पहचान करने में। फिर चौथा लिखेंगे पितृवत विवाद सुलझाने के लिए, पितृवत, ये कैसे, पितृवत विवाद सुलझाने के लिए, पितृवत विवाद सुलझाने के लिए, ठीक है, पितृवत विवाद सुलझाने के लिए। नंबर 5 और क्या कर सकते हैं इससे, और क्या कर सकते हैं इससे, और कुछ कर सकते हैं, किसी बम ब्लास्ट में, बम ब्लास्ट में मर गए व्यक्ति को तथा उसके अंगों की पहचान करने में, अंगों की पहचान करने में, इतने कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, इतने कार्यों के लिए इसका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। आप चाहें तो छठे नंबर पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, बलात्कारियों को पहचानने में, बलात्कारियों को पहचानने में। इतने सारे यूजेस अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से बेटा समझ में आया होगा। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे अपनी अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू क्लास। मेरी क्लास में आपका सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को देखते हैं और मेरे नोट्स को अच्छी तरह से नोट करते हैं और उसे समझते हैं, पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। उम्मीद है आप भी लगे होंगे, जुटे होंगे कायदे से और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। और जरूर मैं हर एक रिजल्ट का वेट करूंगा, हर एक बच्चे के कमेंट का वेट करूंगा कि उसका कितना परसेंटेज आया और उसने कितना अच्छा किया मेरे लेक्चर के माध्यम से। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।